हेलो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोस। आज हम एक नई बीमारी के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है फ्रोजन शोल्डर। जैसे आप सब लोग जानते हैं कि फ्रोजन शोल्डर आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है और आज हम इसी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए कि फ्रोजन शोल्डर को हम एडहेसिव कैप्सुलाइटिस भी बोल सकते हैं। देन कि व्हाट इज फ्रोजन शोल्डर, फ्रोजन शोल्डर होता क्या है। ये पहले इतना ज़्यादा कॉमन नहीं था क्योंकि पहले के लोग बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ क्या करते थे, विटामिन डी अच्छा लेवल का हुआ करता था, एक्सरसाइजेस भी क्या करते थे, तो पहले के लोगों के अंदर इतनी समस्या ये नहीं होती थी। लेकिन आजकल फ्रोजन शोल्डर इज़ वेरी वेरी कॉमन। तो हम अब आते हैं इस पॉइंट पे कि व्हाट इज फ्रोजन शोल्डर, फ्रोजन शोल्डर होता क्या है। तो अगर अगर इफ देयर इज पेन एंड स्टिफनेस इन योर शोल्डर देन इट इज कॉल्ड फ्रोजन शोल्डर। मेरा कहने का मतलब है कि अगर अगर आपके कंधे में पेन है और आपके मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट होते जा रहे हैं तो इट कैन इट कैन बी कॉल्ड फ्रोजन शोल्डर। मेरा कहने का मतलब है कि हमारा जो कंधा होता है उसमें मूवमेंट्स होते हैं, जैसे दिस इज कॉल्ड फ्लेक्शन, दिस इज कॉल्ड एबडक्शन, दिस इज कॉल्ड इंटरनल रोटेशन, दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल रोटेशन। अगर इन मूवमेंट्स में इनमें से किसी भी मूवमेंट में आपको लगता है कि मूवमेंट आपका धीरे धीरे कम होता जा रहा है तो आपको अपने डॉक्टर से जरूर एडवाइस लेनी चाहिए क्योंकि ये फ्रोजन शोल्डर हो सकता है। अब हम आते हैं व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स फॉर द फ्रोजन शोल्डर, कि फ्रोजन शोल्डर के लिए रिस्क फैक्टर्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले होता है रोटेटर कफ इंजरी। डिस्कस करेंगे व्हाट इज रोटेटर कफ इंजरी, रोटेटर कफ इंजरी होती क्या है। उससे पहले कि रोटेटर कफ क्या होता है, बेसिकली रोटेटर कफ होता है जो आपके आपके शोल्डर को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। रोटेटर कफ इज मेड अप ऑफ मसल्स एंड टेंडन्स। रोटेटर कफ में मसल्स कौन कौन सी होती हैं मैं आपको ये बताता हूँ। रोटेटर कफ में सबसे पहली मसल है सब स्केपुलरिस, सेकेंड इज सुप्रास्पाइनेटस, थर्ड इज इंफ्रास्पाइनेटस एंड फोर्थ वन इज टेरिस माइनर। तो ये मसल्स मिलके और टेंडन्स मिलके आपके कंधे को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए किसी भी वजह से ड्यू टू एनी रीजन अगर रोटेटर कफ इंजरी हो जाती है तो इट कैन लीड टू फ्रोजन शोल्डर, क्योंकि रोटेटर कफ इंजरी होगी तो द पेशेंट विल हैव पेन, उसको पेन होगा और उसको इन्फ्लामेशन होगा तो इट कैन लीड टू रेस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट एंड इट विल लीड टू फ्रोजन शोल्डर। नाउ सेकंड पॉइंट इज स्ट्रोक। स्ट्रोक में क्या होता है, स्ट्रोक में जो है द पेशेंट कैन हैव स्पास्टिसिटी, पेशेंट को स्पास्टिसिटी हो सकती है या पेशेंट को वीकनेस ऑफ द मसल्स हो सकती है अराउंड द शोल्डर जॉइंट। तो अगर पेशेंट को स्पास्टिसिटी होगा या फिर वीकनेस ऑफ द मसल्स होगा अराउंड द शोल्डर जॉइंट तो उसकी वजह से पेशेंट अपना कंधे का प्रॉपर मूवमेंट नहीं कर पाएगा और जब वो प्रॉपर मूवमेंट नहीं कर पाएगा तो इट कैन लीड टू फ्रोजन शोल्डर। नाउ थर्ड पॉइंट इज रिकवरी फ्रॉम सर्जरी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बेसिकली क्या होता है कि जो अगर हम फ्रोजन शोल्डर के बेसिक में जाते हैं तो हमें पता चलता है कि अगर किसी भी वजह से ड्यू टू एनी रीजन किसी भी वजह से अगर हमें अपने कंधे के मूवमेंट्स को कुछ टाइम के लिए रोकना पड़ता है या फिर वहां पे इमोबिलाइजेशन करना पड़ता है तो कंधे के अंदर ये टेंडेंसी होती है कि वो जाम होने लगता है। तो अब हम आते हैं रिकवरी फ्रॉम सर्जरी, जो मैंने अभी बताया था आपको। बेसिकली चेस्ट के आसपास या कंधे के आसपास कोई भी सर्जरी अगर होती है तो तब उस सर्जरी से हम रिकवर करते हैं तो हमें कंधे के आसपास के रीजन को इमोबिलाइज करना पड़ता है। और जब हम कंधे के आसपास के रीजन को इमोबिलाइज कर देते हैं तो इट कैन लीड टू फ्रोजन शोल्डर। नाउ फोर्थ पॉइंट इज फ्रैक्चर अराउंड शोल्डर जॉइंट। जैसे कि हम सब लोगों को पता है कि हमारा जो शोल्डर जॉइंट होता है उसमें क्लेविकल बोन होती है, ह्यूमरस बोन होती है, स्कैपुला बोन होती है। अगर अगर इनमें से किसी भी बोन में फ्रैक्चर हो जाता है तो उस फ्रैक्चर को यूनियन होने में कुछ समय लगता है और हमें उस पीरियड में हमें शोल्डर के आसपास के रीजन को
इमोबलाइज करना पड़ता है। और जैसे मैंने बताया, अगर हम उस पार्ट को इमोबलाइज करेंगे तो इट कैन लीड टू फ्रोजन शोल्डर। तो ये भी मैंने आपको बताया कि व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स फॉर द फ्रोजन शोल्डर। नाउ वी विल डिस्कस, अब हम डिस्कस करेंगे वो डिजीजेस जिसमें फ्रोजन शोल्डर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो सबसे पहले उसमें जो नाम आता है वो आता है डायबिटीज़ का। आपने देखा होगा कि अगर कोई भी पेशेंट होता है, कोई भी पेशेंट अगर होता है, वो फ्रोजन शोल्डर का अगर पेशेंट है, वो डॉक्टर के पास जाता है, वो फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाता है या ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाता है, किसी भी डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर सबसे पहले उससे पूछता है कि आपको डायबिटीज़ तो नहीं है। वो क्यों पूछता है? वो इसलिए पूछता है क्योंकि डायबिटीज़ में फ्रोजन शोल्डर होने के चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा होते हैं। तो डायबिटिक पेशेंट को अपना कंधे का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो अपने कंधों की जो भी एक्सरसाइज होती हैं वो करते रहें, क्योंकि डायबिटीज़ में जैसे मैंने बताया आपको, डायबिटिक पेशेंट आर वेरी वेरी प्रोन टू फ्रोजन शोल्डर। नाउ सेकंड पॉइंट इज कार्डियोवास्कुलर डिजीज। अब ये कार्डियोवास्कुलर डिजीज क्या होती है? कार्डियोवास्कुलर डिजीज होती हैं दैट रिलेटेड टू हार्ट एंड द ब्लड वेसल्स। बेसिकली अगर मान लीजिए किसी को कार्डियोवास्कुलर डिजीज है तो उसमें भी फ्रोजन शोल्डर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए किसी भी पेशेंट कार्डियोवास्कुलर डिजीज का है तो उसको अपने शोल्डर का ध्यान रखना अति आवश्यक है, जिससे कि उसको फ्रोजन शोल्डर की परेशानी ना हो। नाउ थर्ड पॉइंट इज पार्किंसन। हम डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले पार्किंसन होता क्या है। पार्किंसन भी एक डिजीज़ है और ये एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम की डिजीज़ है। और इसमें पेशेंट को बेसिकली पेशेंट के जो मूवमेंट्स होते हैं उसमें प्रॉब्लम आने लगती है धीरे धीरे। देन उसके बैलेंस में प्रॉब्लम आने लगती है और उसको जो है और काफ़ी चीज़ों में उसको प्रॉब्लम आने लगती है, जो कि बहुत बहुत डिटेल में है। लेकिन हम डिस्कस करेंगे कि फ्रोजन शोल्डर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं पार्किंसन के पेशेंट में। तो जो भी पार्किंसन का पेशेंट है, जो भी डॉक्टर्स को ट्रीट कर रहे हैं, वो अवश्य ध्यान दें कि उसके पेशेंट के कहीं कोई फ्रोजन शोल्डर की परेशानी तो नहीं हो रही है। नाउ ट्यूबरक्लोसिस में भी फ्रोजन शोल्डर के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जो भी पेशेंट ट्यूबरक्लोसिस का होता है तो उसको ट्रीटिंग डॉक्टर को देखना बहुत ज़रूरी है कि कहीं उसको पेशेंट को फ्रोजन शोल्डर के सिम्टम तो नहीं आ रहे हैं। नाउ लास्ट डिजीज इज थायराइड। थायराइड का भी फ्रोजन शोल्डर से कनेक्शन है। जो थायराइड के पेशेंट होते हैं, वेदर दे आर हैविंग हाइपोथायरॉयडिज्म और दे आर हैविंग हाइपरथायरॉयडिज्म, दे आर मोर प्रोन टू फ्रोजन शोल्डर। तो मेरा कहने का मतलब है जो भी डिजीज मैंने डिस्कस की हैं, जो भी पेशेंट हैं जिनको ये डिजीज हैं, तो उनको अपने कंधे का बहुत विशेष ध्यान रखना चाहिए और अपना जो भी डेली एक्सरसाइजेज हैं वो करते रहें, जिससे कि उनको फ्रोजन शोल्डर के कोई भी सिम्टम ना आए। नाउ हम डिस्कस करते हैं स्टेजेस ऑफ फ्रोजन शोल्डर। और फ्रोजन शोल्डर इज हैविंग 3 स्टेजेस। इन द फर्स्ट वन इज फ्रिजिंग। फ्रिजिंग में क्या होता है कि पेन विल बी देयर एंड द स्टिफनेस विल बी देयर। पेन भी होगा, पेन के साथ साथ स्टिफनेस भी होगा। स्टिफनेस मतलब रेस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट, जो मैंने अभी बताया आपको। द पेशेंट विल हैव रेस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट इन डूइंग फ्लेक्शन, एबडक्शन, इंटरनल रोटेशन और एक्सटर्नल रोटेशन। तो पेशेंट को रेस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट हो सकता है, पेन भी हो सकता है। दिस इज कॉल्ड फ्रिजिंग स्टेज ऑफ फ्रोजन शोल्डर। और इसका जो ड्यूरेशन है 6 to 9 वीक्स। 6 to 9 weeks is the duration of the freezing stage of the frozen shoulder. Now second stage is frozen shoulder. Second stage of frozen shoulder is frozen stage. इसमें क्या होता है कि पेन धीरे धीरे सबसाइड करने लगेगा, लेकिन स्टिफनेस रहेगी। मतलब रेस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट रहेगा लेकिन पेन विल डिसअपियर, एंड दिस इज कॉल्ड फ्रोजन स्टेज ऑफ फ्रोजन शोल्डर, एंड इट्स ड्यूरेशन इज 4 to 6 months।
4 to 6 months. Now we will discuss the last stage of the फ्रोजन शोल्डर एंड दिस इज थ्रोइंग स्टेज। थ्रोइंग स्टेज में क्या होता है कि पेशेंट धीरे धीरे रिकवर करने लगता है, उसके धीरे धीरे मूवमेंट भी आने लगते हैं, लेकिन हो सकता है कि ये सब चीज़, ये जो रिकवरी जो फेज है ये थोड़ा टाइम ले, और जो इसका ड्यूरेशन है 6 months to 2 years। जैसे मैंने डिस्कस किया कि इनके अलग अलग ड्यूरेशन है, फ्रीजिंग का अपना ड्यूरेशन है, फ्रोजन का अपना ड्यूरेशन है, थ्रोइंग का अपना ड्यूरेशन है। बेसिकली ये डिजीज जो है फ्रोजन शोल्डर, ये थोड़ा टाइम टेकिंग डिजीज है, इसको थोड़ा ठीक होने में टाइम लगता है। नाउ वी विल डिस्कस व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ द फ्रोजन शोल्डर। सिम्टम्स कौन कौन से फ्रोजन शोल्डर के होते हैं। एंड द फर्स्ट सिम्टम इज पेन इसका बहुत ही प्रोमिनेंट सिम्टम है, जो कि बहुत ज़्यादा होता है, और पेन में भी नाइट पेन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है पेशेंट के लिए। पेशेंट को रात में नींद नहीं आती है पेन की वजह से। जो भी पेशेंट हमारे पास फ्रोजन शोल्डर के आते हैं वो सबसे ज़्यादा परेशान नाइट पेन की वजह से ही होते हैं। हम उनसे पूछते हैं कि आपको नाइट पेन तो नहीं है, लेकिन उनको नाइट पेन एक बहुत बहुत ज़्यादा कॉमन सिम्टम होता है। सेकेंड इज स्टिफनेस ऑफ द शोल्डर जॉइंट। जैसे मैंने डिस्कस किया कि स्टिफनेस ऑफ द शोल्डर जॉइंट मींस रेस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट, उसके रेस्ट्रिक्शन मूवमेंट्स में होगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया है। और इसके साथ साथ स्वेलिंग ऑफ द शोल्डर जॉइंट भी हो सकता है। बेसिकली मैंने अभी आपके सामने सब कुछ डिस्कस किया कि फ्रोजन शोल्डर किसे कहते हैं, स्टेज क्या है, कॉज क्या है। अब हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे इसका ट्रीटमेंट, और इसका ट्रीटमेंट जो होता है, इसका ट्रीटमेंट फिजियोथेरेपी में भी ट्रीटमेंट है, इसका एक्यूप्रेशर में भी ट्रीटमेंट है। इसका बेसिकली हमें देखना पड़ेगा, एक प्रॉपर असेसमेंट करना बहुत ज़रूरी है कि ये हुआ क्यों है, अगर पेशेंट डायबिटिक है या नहीं है। तो ये एक टीम वर्क है, बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा, तब इसका एक ट्रीटमेंट प्लान बनाना होता है, जो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत बहुत पसंद आएगी। थैंक्स अ लॉट।